सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से हम अपनी 12th क्लास की भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक किताब स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक स्किप करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल कोई एक नई चीज़ नहीं है जिसे मैं आपको आज परिचय करा रहा हूँ। ये हम 6th से ही, बहुत जूनियर क्लास से ही स्टडी करते आ रहे हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जो भी आप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वह उदाहरणतः पहाड़ हुआ, नदियाँ हुई, झील हुए, तालाब हुए, आवास हुए, ये सब, और प्राकृतिक विभागों का ज्ञान ही भूगोल है। मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो भी आप कुछ देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वह सब, और प्राकृतिक विभागों का ज्ञान, इन दोनों को ही अध्ययन भूगोल कहलाता है। क्लियर है? अब आप पूछेंगे कि भूगोल के कितने प्रकार होते हैं, तो उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि इसके होते हैं 3 मुख्यतः प्रकार। सबसे पहले भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, और तीसरा और अंतिम प्रमुख इसका भाग है वह है प्राकृतिक भूगोल। अब प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल आपने शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे, तो बस छोटा सा परिचय मैं इनका दे देता हूँ कि भौतिक भूगोल भौतिक संरचनाओं का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। प्राकृतिक भूगोल इसके अंतर्गत प्राकृतिक नियमों, प्राकृतिक गतिविधियों और प्रकृति से रिलेटेड जितने भी अध्ययन है वे इसके अंतर्गत किया जाता है, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत। अब अंतिम प्रकार जिसको हम इस पूरी बुक में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे वह है मानव भूगोल। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच जो भी संबंध है, जो भी निर्भरता है, और जो दोनों आपस में कैसे संयोग बैठाते हैं, इन सब के नियमों का ही अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कि किस प्रकार मानव की क्रियाएं पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार प्रकृति की क्रियाएं मानव को प्रभावित करती हैं, इन्होंने आपस में कैसे सामंजस्य बैठा रखा है, इसी सब के बारे में हम अध्ययन इस बुक में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने विचारों के अनुसार भिन्न भिन्न इसकी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले रेडजेल महोदय की हम परिभाषा देखते हैं। उनके विचारों के अनुसार उन्होंने किस प्रकार मानव भूगोल को परिभाषित किया। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा है। किसने? रेडजेल महोदय ने। ठीक है। एलन सी सैंपल जो कि रेडजेल महोदय की छात्रा थी, एलन सी सैंपल इन्हीं के द्वारा शिक्षित थी, तो उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है। यह काफ़ी हद तक रेडजेल महोदय की परिभाषा से ही प्रेरित होकर लिखी गई है।
मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी ऐसी पृथ्वी जो क्रियाशील है, जो स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव, एक मानव जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और विभिन्न गतिविधियां करता रहता है, ऐसे मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलन सी सैंपल ने यह कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो इन्होंने मानव भूगोल को इस प्रकार वर्गीकृत किया। अब भैया आते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास। ये एक महान भूगोलवेता रहे हैं अपने समय के। इन्होंने भी मानव भूगोल के अपने विचार के अनुसार इन दोनों क्या परिभाषा से थोड़ी भिन्न परिभाषा दी। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही मानव भूगोल कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये कहा पॉल विडाल डी ला ब्लास। तो ये नाम के साथ आप डेफिनेशन तीनों की तीनों बहुत अच्छे से याद कर लें, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बुक की इम्पोर्टेंट लाइन है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है और आपको बताने का प्रयास किया है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोत, जलडमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। तो किस प्रकार मानव और पृथ्वी की समानता की जाती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इनको कि कई बार कि पृथ्वी को मानव की किन अंगों के रूप में दर्शाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसमें भी सबसे प्रमुख रूप से तूफान को आँख के रूप में, ये अक्सर पूछा जाने वाला आम क्वेश्चन है, तो इसे आप गौर से देख लेना। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, पृथ्वी को किस रूप में देखते हैं? रूप के रूप में। तूफान की आँख, तूफान को आँख को रूप में देखते हैं। नदी को मुख के रूप में देख लेते हैं। हिमनदी को प्रोत के रूप में देख लेते हैं, नासिका नाक, ठीक है। और जलडमरू मध्य की ग्रीवा के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। मृदा की परिच्छेदिका के रूप में देख लेते हैं, का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है, ठीक है। किसका? प्रदेशों का, गांवों का, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है, ठीक है। जर्मन भूगोलवेता राज्य, देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। कौन करता है? जर्मन भूगोलवेता। किस रूप में करते हैं? जीवित जीव के रूप में। किसको करते हैं? राज्य और देश को। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन वर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर गौर करना जरूरी है। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियाँ के रूप में वर्णन किया जाता है। तो 1 मार्क की डेफिनेशन अक्सर आने वाली ये प्रमुख लाइनों में से एक है कि परिसंचरण की धमनियाँ किन्हें कहा जाता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को ही परिसंचरण की धमनियाँ कहते हैं के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एक नई विचारधारा है जिससे आपका परिचय मैं करा देता हूँ, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब जैसा कि निश्चयवाद, आपको नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें निश्चय निश्चित मान लिया जाता है, वे उस टाइप की विचारधारा है ये। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद इस विचारधारा के अनुसार मानव के प्रत्येक कार्य पर्यावरण द्वारा निश्चित होते हैं, ठीक है। मतलब मानव की प्रत्येक क्रिया पर्यावरण द्वारा प्रभावित होगी, ये निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये विचारधारा इसी विचार का समर्थन करती है कि निश्चित है कि पर्यावरण द्वारा ही मानव की क्रियाएं
डिसाइड होंगी, प्रभावित होंगी। इसमें मानव कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, मानव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ये सब कुछ निश्चित है। ये विचारधारा इसी विचार का समर्थन करती है। ये विचारधारा में कोई भी कार्य करने से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब कि इसमें स्वतंत्रता की कमी होती है। इस विचारधारा में कोई भी कार्य करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, कि मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस विचारधारा से ही कनेक्टेड एक सिद्धांत है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, ये सिद्धांत पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को मानता है। इसके अनुसार मानव अपने प्रत्येक क्रिया और जीवन के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है, प्रकृति पर निर्भर रहता है। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा क्या कहती है कि मानव की प्रत्येक क्रिया पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, अब ये सिद्धांत जो कि इस विचारधारा को पूर्णतः मानता है, इससे पूरी तरीके से प्रभावित है। इसके अनुसार मानव अपने प्रत्येक क्रिया और जीवन के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति को सुनता था तथा उसके प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। आई बात समझ में? ये जो विचारधारा, ये सिद्धांत है, ये कब के लिए लागू होता है? मानव की प्रारंभिक अवस्था में, जब वह आदिम अवस्था में था, आदि मानव था। उस अवस्था में उसका दिमाग इतना विकसित नहीं था कि वह प्रकृति के साथ अंतर्क्रियाएं कर सकता और उसमें उसके अवसरों का प्रयोग करके अपनी सुविधा अनुसार उनका इस्तेमाल कर सके। तो उस समय ये सिद्धांत लागू होता है जब पर्यावरण पूर्ण रूप से मानव को प्रभावित करता था। ठीक है, तो वही चीज़ इस सिद्धांत में बताई गई है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नई विचारधारा है संभववाद, संभववाद जैसा कि इसके नाम से ही आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, जो चीज़ संभव है उस विचारधारा से संबंधित है ये, कि संभव जिसकी होने की कल्पना हम कर सकते हैं। हम संभव कब बोलेंगे? ये संभव है जब हम उसको करने की उम्मीद जगा सकें, जब हमें उतना सामर्थ्य है कि हम कोई कार्य कर सकते हैं, तब हम ये ऐसा विचार करते हैं कि ये संभव है। तो ये विचारधारा भी इसी विचार से प्रेरित है। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपनी प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए समर्थ होता है, मतलब कि प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए ये समर्थ होता है। इसके पास इतना ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी होती है कि वे प्रकृति में परिवर्तन कर सके। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़िए। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई विभिन्न संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। मतलब कि जो प्रकृति जो द्वारा प्रदान की गई विभिन्न संभावनाओं, प्रकृति ने जो कोई भी अवसर प्रदान किया है, कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है, उनका उपयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ठीक है, इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, कौशल है, अपनी प्रौद्योगिकी है, जिनकी सहायता से वह जो अवसर प्रदान किए गए हैं, जो संभावनाएं प्रदान की गई हैं, उनका उपयोग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। क्लियर है? तो आगे बढ़िए। अब उस विचारधारा से प्रेरित एक सिद्धांत आ गया, प्रकृति का मानवीकरण। पहले हमने पढ़ा मानव का प्राकृतिकरण, अब हम पढ़ रहे हैं प्रकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति का मानवीकरण मतलब कि उस विचारधारा में हमने क्या देखा, यहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण, मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है। वो सिद्धांत हम पहले देख चुके हैं। कौन सा? निश्चयवाद। अब हम संभववाद से प्रेरित एक सिद्धांत देखने जा रहे हैं जिसमें प्रकृति का मानवीकरण, मतलब कि प्रकृति की प्रत्येक क्रिया किसके द्वारा प्रभावित होगी? मानव के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा प्रभावित होंगी। ठीक है, तो वही सिद्धांत है, उसका जस्ट उल्टा है ये। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये सिद्धांत संभववाद विचारधारा का समर्थन करता है। ठीक है भैया, पता है हमें। इसके अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल, और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। आया बात समझ में कि भैया ये सिद्धांत संभववाद विचारधारा से
क्या क्या समर्थन करता है, उसको मान्यता प्रदान करता है। संभववाद विचारधारा हम देख ही चुके हैं, जिसमें पहले से कोई भी कार्य करने की संभावना लगाई जा सकती है। ठीक है, विचारशील मानव होता है इसमें। ठीक है, ये संभववाद विचारधारा कब के लिए लागू होती है? ये प्रेजेंट टाइम में लागू होती है। यहाँ पे मानव का दिमाग बहुत अधिक विकसित है, वह प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करके ही तो प्रौद्योगिकी डेवलप कर रहा है। तो ये विचार आज के संदर्भ में बिल्कुल सत्य ठहरता है। इसके अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। आई बात समझ में? अब मानव ने कोई भी प्रौद्योगिकी डेवलप की है, इससे कहीं ना कहीं प्रकृति पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। मानव ने आवास का निर्माण करा, जंगलों को साफ करा। ठीक है, मानव ने यातायात के साधन डेवलप करे, कहीं ना कहीं प्रदूषण हुआ, प्रकृति प्रभावित हुई। तो मानव की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रकार प्रकृति पर, पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। यही विचार से समर्थन करता है। ठीक है, इसमें प्रकृति पर मानव प्रयासों के छाप पड़ने लगती है, तो मतलब कि उनके निशान पड़ने लग जाते हैं। अब भैया आवास बनाएंगे तो सबूत के तौर पर उनके घर हैं जो प्रकृति पर छाप छूट चुकी है। ठीक है, मानव ने कोई भी क्रिया करी, मानव यातायात बनाए तो उनकी भी छाप प्रकृति पर देखने को आसानी से देखी जा सकती है। तो मतलब सबूत छूट जाते हैं। मानव की क्रियाओं से प्रकृति पर मानव प्रयासों के सबूत छूट जाते हैं, छाप छूट जाते हैं। वही चीज़ ये सिद्धांत बता रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अगर आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सब कुछ आपको समझ में आ गया है, थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट करने में बिल्कुल ना शर्माएं, और सब कुछ आपको मतलब बिल्कुल वेल एंड डन हो गया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और सब्सक्राइब तो कर ही दें। ठीक है, अभी तक के लिए आपने जो धैर्य से मेरी वीडियो देखी है उसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द उसको भी देखें और उसका भी पूरा आनंद उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।